हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से विद द मास्टर आपके अपने प्लेटफॉर्म जय एकेडमी फॉर नर्सिंग पर स्वागत करता है। प्यारे साथियों, अपन पढ़ रहे थे हरियाणा सीईटी के लिए। हालांकि ये वो सारे बच्चे देख सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे 11-12 में हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि अपन वन शॉट में एक ही क्लास में 1 या 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। इस सीरीज में हर एक चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक है। और विथ एमसीक्यू विथ मिनिमम टाइम, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। देखिए क्या है, और गारंटी देता हूं बेटा, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो खत्म है फिर, है ना। सब कुछ फुल डिटेल में बताऊंगा। इधर देखिए आप, तो टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। टॉपिक का नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बेटा। प्यारा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। देखिए इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये करते हैं कि जो करंट है ना, उसको बेटा दो पार्ट्स में अपन या दो भागों में अपन बांट सकते हैं। अब इसको किस बेसिस पे बांटते हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। एक होती है बेटा डायरेक्ट करंट और एक होती है बेटा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। मैंने क्या कहा? एक है सर, एक है बेटा डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, और दूसरी है मेरे बच्चे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बेटा। पहली डायरेक्ट करंट और दूसरी कौन सी है? अल्टरनेटिंग करंट। मेरे प्यारे बच्चे, डायरेक्ट करंट की बात करूं तो डायरेक्ट करंट ध्यान रखना एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। या तो पॉजिटिव में होगी तो पॉजिटिव में होती रहेगी, और नेगेटिव में होती है तो नेगेटिव में होती रहेगी, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शनल करंट है ये। तो अपन ऐसा कह सकते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट है ना ये। इसके अलावा यदि मैं बात करूं मेरे बच्चे अल्टरनेटिंग करंट में, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो एक साइकिल में दो बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में होती है और दूसरी बार नेगेटिव हाफ साइकिल में होती है। इसका मतलब ये बाई डायरेक्शनल होती है ना, बाई डायरेक्शनल, ठीक है बेटा। डायरेक्ट करंट की बात करूं तो डायरेक्ट करंट बेटा थोड़ी कॉस्टली होती है, अल्टरनेटिंग करंट कॉस्टली नहीं होती, ठीक है। बाकी यहाँ पर इस डायरेक्ट करंट बेटा बैटरी के जरिए या फिर सेल के जरिए अपन बना सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट करंट के लिए जो सिंबल है बैटरी का वो क्या रहता है? वो रहता है बेटा ये, ठीक है, प्लस से माइनस। ये सेल है, टर्मिनल्स बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? बैटरी बन जाएगी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो सोर्स है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, वो आप देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में। अल्टरनेटिंग करंट को अपन एसी जनरेटर से बना सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, ठीक है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी दो बताऊंगा आपको।
इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर, ठीक है बेटा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? किसी इंस्टेंट पर, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पर अपन को पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? करंट पूछ ली जाए, तो आई इंस्टेंटेनियस जो है उसकी अपन जनरली इक्वेशन यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी प्लस फाइव हो सकता है, ओमेगा टी माइनस फाइव हो सकता है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो सकता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो फाइव है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर क्या क्या है मैं बता देता हूं, देखो इधर ध्यान से देखना बेटा। यहां पर मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं। आई नॉट का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू का मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू करंट की। मेरे प्यारे बच्चे, पीक वैल्यू का मतलब क्या है? मैक्सिमम करंट वैल्यू की, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस करंट है, उसकी ये इक्वेशन दे रखी है। ओमेगा यहां पर क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी यहां पर टाइम है। ओमेगा टी क्या है सर? ओमेगा टी क्या है सर? ओमेगा टी है, यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो जो फाइव है वो इनिशियल टाइम में फेज है, और ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव वो क्या है सर? टी टाइम पर फेज है, ये ध्यान रखना। तो ओमेगा टी को मैं कह सकता हूं टी टाइम पर फेज, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा। चलो उसके बाद में यहां पर आप ओमेगा जो है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टू पाई एफ। यहां पर ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी। एफ क्या है बेटा? फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये बात होनी चाहिए पता आपको। उसके बाद में टी टाइम है। अब इसको कैसे यूज लेना कैसे नहीं लेना वो आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सर v की भी लिख दीजिए। तो सेम की सेम v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर भी v नॉट का मतलब क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सिमिलर चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है बेटा। सिमिलर चीजें हैं सारी की सारी, तो मैं यहां पर नहीं लिखूंगा। जैसे कि इधर देखिए आप, जैसे कि इधर देखिए आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन दे रखी है, मान लो I इक्वल्स टू 2 साइन 220t। ये इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कंपेयर किसके साथ में करना है? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ में। तो यहां पर ये जो दो है ना बेटा, दो, ये क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है? यहां पर पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, ठीक है बेटा। यहां पर ये 220 है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने 420 नहीं किया, 220 का है, ध्यान रखना। यहां पर ये जो 220 है वो क्या है? वो है यहां पर ओमेगा। वो क्या बेटा? ओमेगा। ओमेगा से आप क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी मैंने तुम्हें एक्सप्रेशन बता दिया, ऐसा दे रखा होगा, तो अपन को ऐसे कंपेयर करके वैल्यू पता करनी है, ठीक है बेटा। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। उसके बाद में इंस्टेंटेनियस वैल्यू अपन ने देख ली सर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख ली। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को देखनी है बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू। दूसरा पॉइंट है एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू कैसे देखेंगे? एवरेज वैल्यू कैसे देखेंगे? इसमें भी मैं दो पार्ट बताऊंगा बेटा आपको। कितने पार्ट? दो पार्ट। इसमें भी मैं आपको दो पार्ट बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आई एवरेज यदि मैं बताऊं आपको कंप्लीट साइकिल के लिए, अब अपन ये जो भी बातें कर रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस एवरेज वगैरह, वो सारी अल्टरनेटिंग करंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है चैप्टर का नाम भी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा आई एवरेज लिखूं मैं कंप्लीट साइकिल के लिए तो वो जीरो होता है बेटा, ध्यान रखना। अब आप कहोगे जीरो कैसे रहेगा सर? आपको पता है मेरे बच्चों, सबको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल में, आधे साइकिल में पॉजिटिव और आधे साइकिल में नेगेटिव।
तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए क्या रहेगा बेटा, 0। एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए क्या रहेगा बेटा, 0। एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए क्या रहेगा बेटा, 0। ठीक है, फॉर फुल साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, मेरे प्यारे बच्चे कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज करंट की जो वैल्यू है वो कितनी रहती है बेटा, 0। कितनी रहती है बेटा, 0 रहती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। उसके बाद में सर एवरेज वैल्यू देखें, यदि अपन एवरेज वैल्यू देखें अपन वोल्टेज की, तो वो भी कितनी रहेगी बेटा, 0 रहेगी, है ना, वो भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। चलो वेरी गुड। उसके बाद में सर अपन देखें यदि हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है कंप्लीट साइकिल के लिए, ये भी कंप्लीट साइकिल के लिए है। ठीक है, यहां पर रुको, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब यहां पर मेरे बच्चे मैंने यहां पर लिखा आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, तो वो हाफ साइकिल की रहती है बेटा 2I0 अपॉन में पाई। सीधा ध्यान रखना है आपको, हाफ साइकिल के लिए पूछे करंट, हाफ साइकिल के लिए क्या पूछे बेटा, करंट पूछे, तो आपको I0 पता होना चाहिए, 2 तो आपको पता ही है और पाई भी पता है, तो 2I0 अपॉन पाई से क्या निकाल सकते हैं, आई एवरेज निकाल सकते हैं फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है, ये फॉर हाफ साइकिल है बेटा, फॉर हाफ साइकिल है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। ठीक है बेटा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। उसके बाद में मेरे बच्चे, उसके बाद में मेरे बच्चे प्यारे बच्चे, यहां पर आगे बढ़ूं, वोल्टेज लिखूं यदि फॉर हाफ साइकिल, तो V एवरेज इक्वल्स टू 2V0 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 2V0 अपॉन में पाई, 2V0 अपॉन में पाई। ठीक है, ये क्या है बेटा, V एवरेज फॉर हाफ साइकिल, V एवरेज फॉर हाफ साइकिल, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे पहले लिखा था, V एवरेज फॉर हाफ साइकिल। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है तो सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए, सारे बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हैं अभी करंट में, सारे बच्चे एक बार दिल बनाएंगे जल्दी बेटा, आ गया समझ में, वेरी गुड मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। अब देखो, अब इसको अपन अप्लाई करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में I0 कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, I0 कितना दे रखा है, 2 एम्पियर, तो आई एवरेज निकालो फॉर हाफ साइकिल, तो आई एवरेज हो जाएगा 2, और I0 कितना दे रखा है देखो 2, तो 2 अपॉन में पाई, तो ये क्या हो गया बेटा, 4 अपॉन में पाई। ये बात किस किस को समझ में आई, जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, सारे मेरे बच्चे जल्दी बताएंगे, ये बात किस किस को क्लियर है, जल्दी बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन मेरे बच्चों, वेल डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ता है विजय द मास्टर। तो अपन ने देखो बेटा इंस्टेंटेनियस करंट देख ली, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देख लिया, फिर एवरेज देख लिया, करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 रहती है और हाफ साइकिल के लिए 2I0 पाई, 2I0 अपॉन पाई और 2V0 अपॉन में पाई। अब देखते हैं बेटा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू सबसे पहले तो अपन ये पता करते हैं आरएमएस होता क्या है। आरएमएस में आर का मतलब रूट, एम का मतलब मीन और एस का मतलब स्क्वायर। मैं लिख देता हूं इधर, आर का मतलब क्या होता है, रूट, एम का मतलब मीन, एस का मतलब स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है बेटा, अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या बेटा, देखो आपको क्या करना है सर, यदि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है किसी भी चीज की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो एक चीज और मैं बताता हूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से पहले, वो बतानी थी मेरे को। देखो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर मैंने एवरेज वैल्यू की वैल्यू या करंट और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू मैंने सीधी लिख दी। आपको किसी भी चीज का एवरेज निकालना है ना, किसी भी चीज का आपको एवरेज निकालना है, तो एक तरीका और है, वो भी मैं बता देता हूं। इधर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का एवरेज, किसी भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी चीज़ का एवरेज आप इस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को करंट का एवरेज निकालना है, तो मेरे को क्या करना है, करंट को इंटीग्रेट करना है टी के रेस्पेक्ट में, अपॉन में dt को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करंट का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है बेटा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, आपको कभी भी किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है, जैसे मेरे को करंट का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, करंट को टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, अपॉन में dt को इंटीग्रेट कर दूंगा, बस ये करंट का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इसी से ये फॉर्मूला बना है, ये दोनों फॉर्मूले। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। चलो अब आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। देखो सबसे पहले आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो सबसे पहले स्क्वायर करना है जिस वैल्यू का आरएमएस वैल्यू निकालना है, उसके बाद में मीन लेना है, मतलब एवरेज लेना है, और फिर रूट करना है। तो मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। देखो इधर, जैसे मान लो मेरे को करंट का क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, करंट लूँगा, ठीक है, उसका स्क्वायर करूँगा, फिर दूसरा क्या है, मीन, दूसरा क्या, मीन। मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा, ध्यान रखना, पहले स्क्वायर किया करंट का, उसके बाद मीन, मीन का मतलब एवरेज। अब एवरेज लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट आई स्क्वायर को dt के रेस्पेक्ट में, अपॉन में dt को इंटीग्रेट करना है। ये क्या किया मैंने, एवरेज लिया है, किसका एवरेज लिया है या फिर किसका मीन किया है, जिसका मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद में रूट, तो इस पूरे पे मैंने क्या लगा दिया, रूट। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। हालांकि इसको अपन यूज नहीं करेंगे, मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन इसको समझा देता हूँ। देखो इधर, आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कभी भी किसी भी चीज़ की लिखनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो वैल्यू लेनी है, जैसे मैंने आई ली, उसके बाद में उसका स्क्वायर करना है, फिर आपको मीन लेना है। मीन कैसे लेते हैं मैंने अभी बताई, जैसे आई स्क्वायर का मेरे को मीन लेना है, तो मैंने टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, अपॉन में डी को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर रूट कर दिया, बात खत्म। ठीक है, ऐसी वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है बेटा, वो आई आर एम एस का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, वो होती है आई नॉट अपॉन में रूट टू, आई नॉट अपॉन में रूट टू, ये वैल्यू ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, आई आर एम एस अपॉन में रूट टू, ये वैल्यू ध्यान रखनी है। यहां पर सर आई नॉट क्या है, आई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ क्या बेटा, करंट। ठीक है, और बाकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो ही है ये करंट की। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ और मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही वी आर एम एस का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इधर वी नॉट अपॉन में रूट टू होगा, और इस फॉर्मेट में भी लिखना है। ये होमवर्क है आपका, ये क्या है बेटा, होमवर्क है आपका। ठीक है, ये होमवर्क है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी आर एम एस, और उसके आगे जो है वो सर आपका क्या है बेटा, होमवर्क। ठीक है, आपको लगेगा सर ने हमें होमवर्क दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन कर लेना बेटा, जो चाहते हैं कि कॉलेज मिल जाए तो वो कर लेना। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस पर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी पानी ला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो बेटा, आपको मान लेते हैं वी आर एम एस दे रखा है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, और मैंने पूछा आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालिए। बेटा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, सच मानिए मेरी बात, मैं बता रहा हूं बेटा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। करिए बेटा, करो बेटा, करो। सारे बच्चे करेंगे, वीडियो को पॉज करके। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। कर लिया? 1 मिनट बेटा, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो बेटा इधर देखो अब, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मेरे बच्चों
वी आर एम एस इक्वल्स टू क्या होता है, वी नॉट अपॉन में √2। तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस मल्टीप्लाई √2। तो ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई √2। तो वी नॉट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 311 वोल्ट। हमारे घर में जो वोल्टेज की पीक वैल्यू आती है वो 311 वोल्ट होती है, ध्यान रखना। तुम्हें यदि कोई पूछे कि तुम्हारे घरों में वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू, तो तुम कहोगे 220 वोल्ट। नहीं, वो आरएमएस वैल्यू होती है। पीक वैल्यू कितनी होती है, 311 वोल्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आई इक्वल्स टू दे रखा है, मान लो, रुको एक मिनट, v इक्वल्स टू दे रखा है तुम्हें 220 √2 साइन और 100t, ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है सर्किट का 10 ओम, कितना दे रखा है, 10 ओम। तो आपको एक तो आई नॉट निकालना है, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें निकालें, सारे बच्चे करेंगे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, कर लिया। चलो इधर देखो, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, वी नॉट, ये क्या बेटा, वी नॉट, ठीक है। तो हमें पता है आई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा सर, वी नॉट अपॉन में आर। तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट कितना है, 220 अपॉन में आर कितना है बेटा, 10, ठीक है। तो ये तो हो गया आई नॉट, नहीं आर कितना है 10, तो आई नॉट तो आ ही गया। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ओमेगा कितना, देखो ओमेगा टी, टी के आगे जो लिखा होता है वो ओमेगा होता है। ओमेगा इधर कितना है, 100। तो यहाँ पे ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2πf इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो यहाँ पर f कितना हो जाएगा बेटा, 100 अपॉन में 2π, ठीक है। ये आ गया अपने पास में फ्रिक्वेंसी। तो सारे बच्चे इन दो बेसिक क्वेश्चंस को कर पाए होंगे, ऐसी आशा मैं रख सकता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता है। अब अपन क्या करते हैं, पहले सर्किट देख लेते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक सर्किट है, फिर एलसीआर सर्किट पढ़ लेंगे। तो कुछ बेसिक सर्किट है वो देख लेते हैं अपन, आइए। सम बेसिक सर्किट्स, मैं 3 सर्किट पढ़ा रहा हूं एक साथ में, ये ध्यान रखना, ठीक है। सारे बच्चे इधर फोकस करेंगे, सारे बच्चे। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं आर सर्किट, आर सर्किट। उसके बाद में इधर लिखता हूं मैं एल सर्किट, उसके बाद में इधर लिखता हूं मैं सी सर्किट, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, रजिस्टर को अपन एसी सोर्स के साथ में कनेक्ट करेंगे, अपन क्या कहते हैं इसको, इंडक्टर को एसी सर्किट के साथ में, और कैपेसिटर को एसी सर्किट के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तीनों चीज़ें अपन एक साथ में देखेंगे, सारे बच्चे इधर देखेंगे बेटा। देखो बेटा, कमेंट सेक्शन बात मत करो बेटा, है ना, कमेंट सेक्शन बात मत करो, इधर देखिए आप, है ना, इधर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ आर सर्किट की, तो देखिए इधर, जैसे एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, ये एसी सोर्स है, ये कनेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कितने समझदार बच्चे हैं, वेरी गुड बेटा। ये दूसरा डायग्राम, अरे ये तीसरा डायग्राम मेरे बच्चों। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर लगा दूंगा इंडक्टर और कैपेसिटर। तो मेरे बच्चों दूसरे में अपन लगा देते हैं इंडक्टर, इंडक्टर मतलब एक कोइल लगा देते हैं, ठीक है। और इधर कैपेसिटर लगा देते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तीनों डायग्राम परफेक्ट बन गए। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अपन आर ले लेते हैं बेटा,
इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एल ले लेते हैं, इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस कितना ले लेते हैं बेटा एल, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना ले लेते हैं बेटा सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, यदि पूरी क्लास देखोगे समझ में आएगी, परफेक्ट समझ में आएगी। अब जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखी एसी सोर्स के लिए वोल्टेज की, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होती है किसके लिए, वोल्टेज के लिए, किसके लिए, आर सर्किट के लिए, है ना, आर सर्किट के लिए वोल्टेज की मैंने इक्वेशन लिख दी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा इसमें क्या होता है, करंट की जो इक्वेशन है ना, करंट की इक्वेशन क्या आती है, करंट की इक्वेशन क्या आती है, मान लो मेरे को इधर पीक वैल्यू निकालनी करंट की, तो मैं क्या करूंगा, आई नॉट इक्वल्स टू वी अपॉन, या मान लो करंट की इक्वेशन निकालनी मेरे को है ना, आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन में आर होता है, हमें पता है सबको, आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन में आर, यही होता है। तो जैसे ही मैं सर यहाँ पर वी की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, अब आई नॉट अपॉन में वी नॉट अपॉन में आर होगा ना, v की वैल्यू पुट करूंगा तो इधर क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। ठीक है बेटा, तो ये जो वी नॉट अपॉन में आर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ आई नॉट, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन देख के ऐसा बता सकते हैं कि इधर साइन के आगे ओमेगा टी लिखा हुआ है और इधर भी साइन के आगे क्या लिखा हुआ है, ओमेगा टी। और ये क्या बताता है, ये बताता है फेज टी टाइम पर, तो इसका मतलब ये दोनों का फेज सेम है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। ठीक है, फेज डिफरेंस का मतलब ये है, या फेज का मतलब ये है कि जब करंट मैक्सिमम होगी तब वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, करंट 0 होगा तो वोल्टेज भी 0 होगा। ठीक है, बस यही है फेज का मतलब। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये वोल्टेज की इक्वेशन और ये करंट की इक्वेशन किस में, आर सर्किट में, ये दोनों सेम फेज में हैं। करंट और V और I जो है बेटा, V और I जो है वो कैसे हैं, इन सेम फेज, इन सेम फेज। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 0। फाई जो है वो कितना है बेटा, 0 है। ठीक है, ये जान लेना, फाई जो है वो कितना है बेटा, 0 है। ठीक है, और यहाँ पर यदि मैं फेजर डायग्राम बनाऊँ मेरे बच्चे, तो जैसे मान लो ये करंट है, ठीक है, ये करंट है, तो यहाँ पर फिर ये क्या होगी, वोल्टेज, ये क्या होगा बेटा, वोल्टेज। ठीक है, तो V और I जो है बच्चों, V और I जो है वो सेम डायरेक्शन में, V और I क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको सिंपली अपन फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए। ये A पॉइंट वोल्टेज की इक्वेशन, और B पॉइंट करंट की इक्वेशन, C पॉइंट फेज डिफरेंस 0 है, उसके बाद में D पॉइंट फेजर डायग्राम। सारे बच्चे बताएंगे, क्लियर है बेटा, सारे प्यारे बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, कुछ नहीं है। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फेज सेम है, फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0, सेम फेज में है, V और I सेम फेज में होंगे, मतलब करंट मैक्सिमम तो V भी मैक्सिमम, करंट 0 तो V भी 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, चलो अब L सर्किट की बात करते हैं। L सर्किट में क्या होता है, देखो इधर, जैसे मान लो V की इक्वेशन है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसकी इक्वेशन है, V की इक्वेशन है। ठीक है बेटा, ये V की इक्वेशन। अब इसमें सीधा ध्यान रखना, थोड़ा मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, मतलब L सर्किट में ये होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ऐसा होता है कि जो करंट है ना वो पीछे होती है और वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री से, वोल्टेज बेटा आगे होता है 90 डिग्री से करंट से, मतलब फेज डिफरेंस कितना होता है, 90। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि सर करंट की इक्वेशन यदि लिखूँ मैं, करंट की इक्वेशन यदि लिखूँ मैं B, तो मेरे प्यारे बच्चे वो होगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखूं या ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखूं, मैंने कहा वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री से, तो इसका मतलब करंट पीछे है, तो करंट पीछे है तो माइनस पाई बाई 2 लिखूंगा, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
ठीक है बेटा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये हो गया अपने पास में क्या, करंट का इक्वेशन। तो यहां पर सर तीसरा पॉइंट, फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाई टू। करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है। यहां पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड करंट बाई पाई बाई टू एंगल, ये लिख लेना अपनी कॉपी में। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, करंट लैग वोल्टेज बाई पाई बाई टू एंगल इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। ध्यान से लिख लेना इसको, है ना, दोनों जो पॉइंट बोले हैं मैंने। उसके बाद में इसमें डायग्राम में बना देता हूं बेटा, ठीक है। इसमें जैसे मान लो ये करंट है, ठीक है, तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है तो बेटा ऊपर होगा ये ना, 90 डिग्री आगे है तो ऊपर होगा। ये पाई बाई टू एंगल से आगे है। कौन आगे बेटा, वी एल, इंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस करंट से आगे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा इसी बोर्ड पर मैं कवर कर रहा हूं, ध्यान रखना इस एक बोर्ड पर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन। देखो एल सर्किट और सी सर्किट उल्टा है। एल सर्किट में वी आगे था 90 डिग्री से, इसमें वी पीछे होगा 90 डिग्री से, मतलब आई आगे होगा, ठीक है। तो आई आगे होगा तो इधर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख देंगे, बस बाकी सेम है। तो इधर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इधर क्या हो जाएगी, b आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या बता रहा बेटा, कि करंट जो है ना प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आगे रहती है 90 डिग्री से, और एल सर्किट में वोल्टेज आगे रहता है 90 डिग्री से। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूं। और इसमें मेरे बच्चों फेज डिफरेंस कितना होता है, इसमें भी पाई बाई टू का 90 डिग्री का। इसमें भी फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई टू का या 90 डिग्री का। और इसमें फेजर डायग्राम बने डी में, तो इसमें होता क्या है, देखो करंट जो है ना वो आगे होती है और V पीछे होता है, तो V नीचे होगा, ध्यान रखना V नीचे होगा। और ये क्या है, VC है, ये क्या बेटा VC, और ये एंगल कितना है, पाई बाई टू का, पाई बाई टू, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर है तो सारे बच्चे दिल बनाएंगे एक बार जल्दी, सारे मेरे प्यारे बच्चे दिल बनाएंगे जल्दी बेटा। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आर सर्किट में आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इधर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्यों करंट पीछे होती, वोल्टेज आगे होता पाई बाई टू से। इधर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसमें क्या होता है, करंट आगे होती है और वोल्टेज पीछे होता है, ठीक है। इसमें फेज डिफरेंस 0, इसमें फेज डिफरेंस पाई बाई टू, और इसमें भी पाई बाई टू, ठीक है। उसके बाद में अब तगड़ी चीज जो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें रेजिस्टेंस को अपन रेजिस्टेंस ही कहते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस को अपन बोलते हैं, मैं ध्यान से बोल रहा हूं वर्ड ध्यान रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपको मैं वर्ड यूज करूं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्ड यूज करूं मैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो ये किसके लिए यूज कर रहा हूं, रेजिस्टेंस के लिए। कौन से सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, ये ध्यान रखना प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, या इसको मैं आगे आगे स्लाइड में बता दूंगा, रोको। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको एक्स एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स और बेस पे एल, ठीक है। और कैपेसिटिव सर्किट में या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कहूंगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स और बेस में सी, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे इतनी बात क्लियर है या नहीं है। चलो मैं बता देता हूं, देखो नॉट
एक्स एल जो है वो क्या बताता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस को बताता है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल, यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एल सेल्फ इंडक्टेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। एल है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये ओमेगा एल को क्या लिख सकते हैं अपन, 2πfl। ओमेगा एल को नहीं, ओमेगा लिख सकते हैं 2πf, तो 2πfl हो जाएगा ये ना, 2πfl। अब यहीं पर दूसरा पॉइंट मैं समझा देता हूं, एक्स सी होता है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो एक्स सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन 1 में ओमेगा सी, ये ध्यान रखना, ओमेगा सी नहीं होता है, 1 में ओमेगा सी होता है। तो यहाँ पर सी का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस। सी का मतलब इधर क्या बेटा, कैपेसिटेंस। एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और सी का मतलब इधर क्या है, सी का मतलब है कैपेसिटेंस। सी का मतलब है कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा। तो सारे प्यारे बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए। ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं। अब यहां पर एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन, इधर देखिए। जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन लिखी है, V इक्वल्स टू 220 साइन 100π t, ठीक है, प्लस में कुछ नहीं, ठीक है, प्लस में कुछ नहीं, 100π t, ठीक है। ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी हुई किसकी, वोल्टेज की, ठीक है बेटा। अब तुम्हें क्या क्या निकालना है वो मैं बताता हूं, नहीं तो रुको, इसको अपन ऐसा नहीं करते हैं, रुको एक मिनट, रुको 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 एक मिनट। आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। और आपको इक्वेशन दे रखी है V इक्वल्स टू 220 साइन और फ्रिक्वेंसी भी नहीं दे रखी है, चलो फ्रिक्वेंसी भी गायब करते हैं ना, फ्रिक्वेंसी भी गायब करते हैं। ये 100π t ये दे रखा है, ठीक है। 220 साइन 100π t ये दे रखा है। आपको क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है, किसके लिखनी है, करंट की। और आपको है ना एक्स एल जो है ना वो भी नहीं दे रखा है, आपको सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस कितना दे रखा है, 2 हेनरी, वो नहीं दे रखा है, एक्सएल नहीं दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी दे रखा है। आपको करंट की इक्वेशन लिखनी है, सारे बच्चे लिखेंगे। 2 मिनट दे रहा हूं मैं ना, टिक टिक 1 टिक टिक 2 करो। मैं वीडियो को पॉज करके मैं पानी पी लेता हूं। देखो एक्सएल दे रखा है, एक्सएल नहीं दे रखा है, एल दे रखा है, और आई पूछा है, आई की इक्वेशन। देखो बेटा, इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मेट होता है I इक्वल्स टू
आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है कि एक्सएल दे रखा है, इसका मतलब सर्किट कौन सा है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में तुम्हें पता है कि वोल्टेज आगे रहता है और करंट पीछे रहती है। तो इक्वेशन होगी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब मेरे को ओमेगा पता हो जाए, जो कि मेरे को दे रखा है 100 पाई, और आई नॉट पता हो जाए तो आनंद आ जाएगा। अब आई नॉट कैसे पता होगा, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन में आर। अब यहाँ पे आर नहीं एक्स एल होगा, ध्यान रखना, आर नहीं होगा, इधर क्या होगा एक्स एल। और हमें अच्छी तरीके से पता है ये वी नॉट हो गया, ये क्या हो गया वी नॉट। तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट 220, लेकिन एक्स एल मेरे को पता नहीं। मेरे को क्या पता है, ओमेगा पता है। ओमेगा कितना है 100 पाई, ओमेगा कितना है 100 पाई, ठीक है। तो हमें पता है एक्स एल इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा एल। एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा कितना है 100 पाई, और एल कितना है तुम्हारा 2, ये हो जाएगा 200 पाई। तो आई इक्वल्स टू, इधर लिख देते हैं अपन, एक्स एल की जगह 200 पाई, ये आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी एम्पियर में, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू मैंने ऐसे ही मन से ली है, तो इक्वेशन आप लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो, और साइन ओमेगा टी कितना है 100 पाई, और माइनस में पाई बाई टू। माइनस क्यों लिखा, करंट पीछे रहती है ना, तो ये हो जाएगी इक्वेशन। सारे बच्चे बताइए किस किस का सही था जल्दी। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको करना। आपको क्या कर रखा है, आपको क्या कर रखा है, v इक्वल्स टू 200, चलो 220 दे देते हैं, 220 साइन ओमेगा टी, ये दे रखा, ओमेगा नहीं दे रखा आपके ना, आपकी तुम्हें क्या दे रखी, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी दे रखी है बेटा। और फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है वो मैं बता देता हूं। फ्रिक्वेंसी दे रखी है आपको 50 अपॉन में पाई, 50 अपॉन में पाई, ठीक है, हर्ट्ज, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है बेटा आपको। उसके बाद में आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं, कैपेसिटेंस दे रखा है 2 फेरेड, ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखा है 2 फेरेड। आपको करंट की इक्वेशन लिखनी है, करंट की इक्वेशन लिखनी, ठीक है बेटा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। आपको वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है 220 साइन ओमेगा टी। आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, आपको ओमेगा नहीं दे रखा है, आपको कैपेसिटेंस 2 फेरेड दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, करंट की वैल्यू। आपको एक्स सी भी नहीं दे रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी नहीं दे रखा है, ये भी ध्यान रखना। इस क्लास को देख लिया तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह कर लिए तो आनंद आ जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये क्या है होमवर्क। चलो ये होमवर्क है, और मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया तो फिर अगली जो स्लाइड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हो सकता है लास्ट स्लाइड हो इस चैप्टर की, ठीक है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। चलो इधर देखो फिर, एलसीआर सर्किट देखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मान लेते हैं ये करंट है, ठीक है, ये क्या है करंट, ये करंट है। सिर्फ और सिर्फ मैं इसी सोर्स के साथ में मैं जोड़ दूं रजिस्टर को, तो क्या सर रजिस्टर के एंड्स पर वोल्टेज जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा, होगा सर। तो ये जो V है और ये येलो वाली क्या है सर करंट,
सिर्फ और सिर्फ आर जुड़ा हुआ है तो करंट और वोल्टेज क्या होता है, सेम फेज में। अभी अपन ने पढ़ा है। मान लो मैं आर को हटाकर जोड़ दूं क्या, इंडक्टर, तो इंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस करंट से आगे रहता है π/2, रहता है मास्टर। मान लो मेरे बच्चों मैं क्या करूं, इंडक्टर और रेजिस्टर को हटा के एसी सोर्स के साथ में जोड़ दूं कैपेसिटिव सर्किट को या कैपेसिटर को, तो तुम्हें पता है करंट आगे रहती है और वोल्टेज पीछे रहता है कैपेसिटिव सर्किट में, मतलब वीसी पीछे रहता है, आई आगे रहता है। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ में लगा दिया, बस इसी को बोलते हैं एलसीआर सर्किट। ठीक है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, एलसीआर सर्किट। अब ये तीनों एक साथ में कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, इसके लिए केस बने हैं बेटा। क्या बने हैं, केस। तो सबसे पहले अपन केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट और केस सेकंड और केस थर्ड तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस फर्स्ट, उसके बाद में इधर केस सेकंड और इधर केस थर्ड। केस थर्ड मैंने पहले ले दिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और केस इधर क्या होगा, थर्ड। ठीक है बेटा, केस फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलो फिर देखते हैं अपन एक एक करके इनको। तो सबसे पहले केस फर्स्ट को यदि अपन देखें तो केस फर्स्ट में ध्यान रखना मेरे बच्चों क्या होगा, मान लेते हैं ये तीनों लगे हुए हैं और VL ज्यादा है, इंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। लेट दैट VL इज ग्रेटर देन VC। मान लीजिए ये 50 है और ये 10 है, तो तुम बताओ 50 पॉजिटिव में 10 नेगेटिव में, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, 40 ऊपर की तरफ होगा या नहीं होगा, होगा सर। तो सर VL ज्यादा है VC से, तो नया जो डायग्राम बनेगा बेटा, यदि VL ज्यादा है VC से तो क्या नया डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, बताना मुझे। ये करंट है, ठीक है, और ये क्या है, VL माइनस VC। सर आपने VL माइनस VC क्यों लिखा है, मैंने अभी तो कहा है VL ज्यादा है VC से, तो नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा VL माइनस VC। ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों VL ज्यादा है, इसका मतलब चलेगी किसकी, VL की। और हमने प्योर इंडक्टर में पढ़ा है कि जब इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री π/2। VL जो है वो I से 90 डिग्री आगे चलता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में, लेकिन ये प्योर नहीं है, इसमें कैपेसिटर भी ऐड है साथ में। ठीक है, ये LCR सर्किट है। तो अब सर इसमें क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि I से VL माइनस VC 90 डिग्री आगे चलेगा, नहीं बेटा नहीं, 90 डिग्री आगे नहीं चलेगा। तो सर कितना आगे चलेगा, आगे तो चलेगा, ये तो पक्का है, इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे चलेगा करंट से, ये तय है, लेकिन 90 डिग्री आगे नहीं चलेगा। 90 डिग्री प्योर सर्किट में चलता है। इधर कितना चलेगा, फाई एंगल से, फाई। अब फाई कितना है हमें पता नहीं, तो वोल्टेज आगे तो चलेगा, बट एंगल हमें पता नहीं, फाई मान लेते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक है, तो अब सर यहाँ पर मैं मान लो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, तो क्या ऐसे निकाल सकता हूँ, मान लो इसको मैं वेक्टर समझ के इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वेक्टर को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, मान लो वेक्टर समझ के मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस, यहाँ पर क्या था, रजिस्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस VR, तो ये हो जाएगा तुम्हारा VL माइनस VC का स्क्वायर और प्लस में VR स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यही किया है। अब मान लो बेटा मैं यहाँ पर क्या करूँ,
v को हटाकर मान लो मैं लिख देता हूँ आई आर, क्योंकि आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, v इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है, ठीक है सर। तो क्या वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल होगा, क्या वी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी होगा, होगा सर। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो मैं v की जगह आई आर आई एक्स एल और आई एक्स सी लिखूं तो लास्ट में एक रिजल्ट आता है, लास्ट में एक रिजल्ट आता है। एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। जैसे इंडक्टिव में इंडक्टिव क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वैसे ही एलसीआर में बोलते हैं इम्पीडेंस, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जेड इक्वल्स टू होगा एक्सएल, वी एल ज़्यादा है तो एक्सएल भी ज़्यादा होगा, तो एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में वी आर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द एंड्स ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ पर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, ये बात ध्यान रखनी है। इसमें सर यहाँ पर यदि अपन बात करें, यहाँ पर यदि अपन बात करें फेज डिफरेंस कितना होगा 5, फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा 5, फेज डिफरेंस होगा 5, ठीक है बेटा। फेज डिफरेंस कितना होगा 5। बाकी इसमें करंट और वोल्टेज की इक्वेशन और फेजर डायग्राम अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बनाएंगे, अभी इधर जगह नहीं है ना। तो ये तीनों बातें क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताएंगे ये तीनों बातें क्लियर है या नहीं। देखो एक एक चीज बता रहा हूं बेटा, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो अब केस सेकंड देखते हैं ना। केस सेकंड देखने से पहले अपन ऐसा करते हैं, इसको पहला पूरा ही कर लेते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड में कॉपी कर लेता हूँ। रुको एक मिनट, इसको गायब कर देता हूँ मैं। चलो इधर देखिए, अब यहां पर मेरे बच्चे प्यारे बच्चे मैंने कहा इक्वेशन लिखनी है मेरे को, जैसे v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा। अब i इक्वल्स टू होगा बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज आगे होता है करंट पीछे होती है ना, कब, जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है। और करंट कितनी पीछे होती है π/2 से, लेकिन इधर π/2 से पीछे नहीं होगी, इधर 5 से पीछे होगी, क्योंकि एलसीआर सर्किट है, वीएल ज़्यादा है वीसी से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो -5 होगा, माइनस क्या होगा 5, ना कि π/2। उसके बाद में मेरे बच्चों ये 5 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो इधर tan phi इक्वल्स टू देखो ये 5 निकालना है, तो tan कैसा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और ये बेस वी एल माइनस वी सी अपन में आर कर सकते हैं, या एक्स एल माइनस एक्स सी अपन में आर कर सकते हैं। तो सिंपली अपन लिख देते हैं वी एल माइनस वी सी अपन में आर, या फिर लिख सकते हैं अपन एक्स एल माइनस एक्स सी अपन में आर, ठीक है बच्चों। इससे क्या निकल जाएगा 5 भी निकल जाएगा, और इसका फेजर डायग्राम भी बना देते हैं अपन इसका फेजर डायग्राम भी बना देते हैं। चलो फेजर डायग्राम भी बना देते हैं। तो यहाँ पर फेजर डायग्राम क्या होगा बेटा, देखो इधर क्या है करंट आई और वी आर कह सकते हैं अपन, ठीक है। हालांकि फेजर डायग्राम तो मैंने पहले ही बना दिया है, ठीक है, बना दिया है पहले ही। चलो पहले ही बना दिया बेटा ये था ना। चलो अब केस सेकंड जो है वो तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। केस सेकंड में क्या दे रहा हूँ होमवर्क, और इसको मैं ऑरली डिस्कस कर लेता हूँ, लिखना तुम्हें है, होमवर्क है ये, होम वर्क। यदि चाहते हो सही से पढ़ना तो प्लीज़ जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करना, इसमें कुछ नहीं है, मैंने समझा दिया पूरा
पूरा मैंने समझा दिया बेटा, तुम्हें क्या करना है, बस अप्लाई करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर क्या है, इधर VL ज्यादा माना है, इधर VC ज्यादा मानेंगे, VC ग्रेटर देन VL। दूसरे में ये VL माइनस VC ऊपर की तरफ है, उसमें क्या होगा, VC ज्यादा है VL से, तो VC माइनस VL नीचे की तरफ होगा, ध्यान रखना। I ऐसे, VR ऐसे और VC माइनस VL नीचे। ठीक है इधर लिखेंगे VC माइनस VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे, Z इक्वल्स टू XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फेज डिफरेंस 5 रहेगा सेम ही। बस इसमें आगे कौन रहेगी, देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आगे कौन रहता है, VC पीछे रहता है और करंट आगे रहती है ना, कितने से, 5 से। तो 5 से नहीं, π/2 से, सॉरी, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में इधर कितने से आगे रहेगी करंट, 5 से आगे रहेगी, बस बात खत्म। ठीक है तो ये होमवर्क है, यहां पर भी लिख देता हूं मैं, होम और करके आना बेटा, ध्यान रखना। चलो अब तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा केस करते हैं। देखो तीसरा केस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। मान लो कि VL और VC इक्वल है, तो ये दोनों कैट के मर जाएंगे और करंट V के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं, VL और VC को इक्वल मानते हैं, तो XL और XC भी इक्वल होगा। ठीक है और X और XC इक्वल होगा, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। फेज डिफरेंस 0 कैसे होगा, ये दोनों कट के मर जाएंगे, तो V फिर I के डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है जब XL और XC इक्वल होते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ध्यान से देखना, रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के केस में क्या होता है बेटा, जो Z है इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम होकर किसके इक्वल हो जाता है, इम्पीडेंस मेरे बच्चे मिनिमम होके R के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, R के इक्वल। क्यों, क्योंकि XL माइनस XC तो इक्वल है, तो ये तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो Z इक्वल्स टू रूट का R स्क्वायर, तो Z इक्वल्स टू R। ठीक है अब इम्पीडेंस मिनिमम, तो इम्पीडेंस होता क्या, रेजिस्टेंस ही होता है, तो करंट जो है वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम तो पावर भी मैक्सिमम, पावर भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। ठीक है क्योंकि आपने पढ़ा P इक्वल्स क्या होता है, I स्क्वायर R, है ना, तो पावर भी मैक्सिमम। तो ये सारे क्वेश्चंस है किससे रिलेटेड, रेजोनेंस से रिलेटेड, ये ध्यान रखना, सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रेजोनेंस से रिलेटेड। इसके अलावा बेटा एक चीज और मैं बताता हूँ, इधर देखो आपको एक चीज और बताता हूँ, इधर वो क्या है, जब रेजोनेंस होता है तो बेटा देखो XL इक्वल्स टू XC होता है। ठीक है तो मैं XL इक्वल्स टू XC करता हूँ, XL इक्वल्स टू XC किया, तो XL को लिख सकता हूँ ओमेगा L, XC को 1 में ओमेगा C, तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में LC। ठीक है तो इसको इधर भेजूंगा तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 में रूट LC। ये जो ओमेगा है ना बेटा, इसको बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी पर मेरे प्यारे बच्चों करंट मैक्सिमम और इंपीडेंस मिनिमम होकर R के इक्वल होता है। ठीक है पावर मैक्सिमम मिलती है, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, बस ओमेगा की जगह 2πf लिख दो, तो यहाँ पे f इक्वल्स टू हो जाएगी 1 में 2π रूट LC। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या फिर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी और ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और करंट के फेज में होता है V, ध्यान रखना करंट के फेज में होता है V, कब, रेजोनेंस के केस में। कब बेटा, रेजोनेंस के केस में। ठीक है तो सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है, AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर अभी डिस्कस कर लेंगे। मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले अपन इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पढ़ा, I एवरेज, V एवरेज, उसके बाद में RMS और VRMS, उसके बाद में
आर सर्किट में देखो वी और आई सेम फेज में होते हैं, तो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद में प्योर इंडक्टिव सर्किट में वी एल आगे होता है, तो वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट पीछे होती है तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू से पीछे होती है प्योर में, ध्यान रखना। और कैपेसिटिव सर्किट में या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे रहती है, मतलब आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, फेज डिफरेंस 90 का रहता है। उसके बाद में एलसीआर सर्किट में 3 केस, पहले केस में वीएल ज़्यादा है वीसी से, तो फेज डिफरेंस 5 होगा, पाई बाई टू नहीं होगा, वीएल आगे रहेगा, ठीक है। वी रिजल्टेंट निकालना है तो रूट में वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, जे इंपीडेंस निकालना है तो रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। टेन फाइव एक्सएल माइनस एक्सी अपन में आर, ठीक है, या वीएल माइनस वीसी अपन में आर। दूसरे केस में बिल्कुल इससे उल्टा, इसमें फाइव डिफरेंस रहेगा फेज डिफरेंस, बट इसमें करंट जो है वो क्या होगी, आगे होगी 5 से, ठीक है। वो कैपेसिटेंस के एंड्स पर या वीसी माइनस वीएल जो है वो पीछे रहेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में मेरे प्रिय बच्चों वी रिजल्टेंट निकालना है दूसरे केस में, तो ये हो जाएगा वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, रूट के अंदर वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। जेड इम्पीडेंस निकालना है तो रूट में एक्सएल एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। टेन फाइव निकालना है तो एक्स सी माइनस एक्सएल अपन में आर, वी सी माइनस वी एल अपन में आर, जो ज़्यादा वो पहले है ना। और तीसरे केस में रेजोनेंस में एक्सएल इक्वल्स टू एक्स सी, वी एल इक्वल्स टू वी सी, ठीक है। तो जेड मिनिमम होकर आर के इक्वल हो जाता है, करंट मैक्सिमम पावर मैक्सिमम, ठीक है बेटा। और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1 अपन में 2 पाई रूट एल सी, ये ध्यान रखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब देखिए इधर लास्ट नोट लिखता हूं, फिर खत्म चैप्टर। सबसे पहला पॉइंट है चोक कोइल क्या होती है, चोक कोइल। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चोक कोइल जो है उसको यूज लिया जाता है बेटा करंट की वैल्यू को कम करने के लिए, ठीक है। तुम्हें पता है, या वोल्टेज की वैल्यू को कम करने के लिए तुम्हें पता है बेटा 220 वोल्ट हमारे घरों में आता है। तो जैसे मान लो कोई बल्ब है और वो 100 वोल्ट पे काम करता है, और उसमें अपन यदि 220 वोल्ट देंगे तो वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना, हमें वोल्टेज को कम करना है, हमें वोल्टेज को कम करना है, करंट को कम करना है। अब कैसे कर सकते हैं, एक तो रेजिस्टेंस बढ़ा के, और एक तरीका और मैं अभी बताता हूँ। यदि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो तुम्हें पता है रेजिस्टेंस करंट को तो कम कर देगा, लेकिन हीट लॉस बढ़ जाएगा, फिर हीट लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अब क्या करें, तो अब अपन को करंट भी कम करनी है और हीट लॉस भी कम होना चाहिए। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में क्या होता है, एक तो इंडक्टर होता है, एक कॉइल लगी होती है, और एक रेजिस्टर होता है। अपन रेजिस्टर की तो वैल्यू कम रखते हैं एलआर सर्किट में, ठीक है, और एल की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। इंडक्टर में जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। तो उससे होता क्या है, करंट भी कम हो जाती है। एलआर सर्किट में जो जेड है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जेड मतलब इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और जो करंट है वो कम हो जाता है। क्या सर जो एल है, एल ज़्यादा होने से हीट लॉस नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है, चौक कॉइल में। एक तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा रखा जाता है और आर जो है वो कम रखा जाता है, ठीक है। दो बातें बस इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद में दूसरा, एवरेज पावर जो डिसिपिटेड होती है बेटा रजिस्टर के अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं किसके अंदर, एल सर्किट के अंदर या फिर आर सर्किट के अंदर, ये सारी देख लेते हैं। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला देखेंगे वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। अब सर यहाँ पर कॉस फाई क्या है? कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। इसको बोलते हैं बेटा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों, पावर फैक्टर जो है ना वो आपको निकालना है ना, तो कॉस फाई इक्वल्स टू आप ध्यान रखेंगे आर अपॉन में जेड, आर अपॉन में जेड। रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूँ,
एट रेजोनेंस की बात करो, रेजोनेंस की, तो तुम्हें पता है रेजोनेंस में मेरे को एवरेज पावर निकालनी है। मान लो तुम्हें पता है जेड मिनिमम होकर किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल। तो इधर आर की वैल्यू पुट, जेड की वैल्यू पुट करूंगा तो कॉस फाई कितना हो जाएगा 1, कॉस फाई 1 हो गया, कॉस फाई कितना हो गया 1। तो एवरेज पावर कितनी होगी, एवरेज पावर हो जाएगी वी आर एम एस और मल्टीप्लाई में आई आर एम एस, ये हो जाएगी रेजोनेंस में, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, उसके बाद में जैसे मान लो, उसके बाद में जैसे मान लो तीसरा पॉइंट, एवरेज पावर मेरे प्यारे बच्चों निकालनी अपन को आर, प्योर आर सर्किट में, आर सर्किट में, उसके बाद में एल सर्किट में और सी सर्किट में, तीनों में निकालते हैं ना। तो प्योर आर सर्किट में यदि अपन निकालें तो प्योर आर सर्किट में बेटा क्या होगा, देखो इधर फेज डिफरेंस क्या होता है 0 डिग्री है ना, वी और आई सेम फेज में होते हैं। तो इधर फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस फाई क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है 1। तो एवरेज पावर क्या होगी वी आर एम एस और आई आर एम एस। तो इसका मतलब पावर खर्च हो रही है, इसीलिए मैंने रजिस्टर की वैल्यू मिनिमम रखी थी चौक कॉइल में, ये ध्यान रखना। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों एल सर्किट की यदि मैं बात करूं तो तुम्हें पता है वी एल आगे रहता है 90 डिग्री से करंट से, तो फेज डिफरेंस 90 हो गया π/2, और एवरेज पावर कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने इंडक्टर यूज लिया था बेटा, इसीलिए मैंने क्या यूज लिया था, इंडक्टर, है ना, चौकोइल में रजिस्टर के साथ में। रजिस्टर की मिनिमम वैल्यू रखी और इंडक्टर को मैंने ज़्यादा रखा था, और इंडक्टर को ज़्यादा रखने से देखो पावर भी खर्च नहीं हो रही है। तो इंडक्टर के अंदर जो पावर डिसिपिटेट होती है वो कितनी होती है 0। और ऐसे ही आपको कैपेसिटर के अंदर लिखनी है, ठीक है, वो होमवर्क है आपको। ये क्या बेटा होमवर्क, चलो अब सर यहाँ पर ये ध्यान रखना। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये कौन सा, 4th 1 2 3, हाँ 4th पॉइंट अब है ना। एक होता है क्वालिटी फैक्टर बेटा, क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चों जब अपन टीवी देखते हैं या रेडियो देखते हैं तो अपन एक टाइम पे एक ही चैनल मतलब एक ही फ्रिक्वेंसी को सुन पाते हैं, ठीक है, या देख पाते हैं। तो वहां पर क्या होता है एलसीआर सर्किट लगा होता है, ठीक है। एलसीआर सर्किट क्या करता है बेटा, ट्यूनिंग का काम करता है। ट्यूनिंग का मतलब होता है बहुत सारी फ्रिक्वेंसी में से एक फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करना, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी में से एक फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करना। तुमने कभी कभी एफएम सुना होगा, तुम्हें पता है 2 चैनल एक साथ में हमें सुनाई देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर ट्यूनिंग कम है उसकी, ठीक है, ट्यूनिंग क्या है कम, 2 फ्रिक्वेंसी यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है बेटा। तो ट्यूनिंग का मतलब होता है बहुत सारी फ्रिक्वेंसी जब वो सर्किट रिसीव करता है और उसमें से किसी एक फ्रिक्वेंसी को अपन को सेलेक्ट करना है। अपन को क्या करना है, एक सर्किट एक फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करना है, एक टाइम में एक ही चैनल को एक टाइम में एक ही फ्रिक्वेंसी को सुनना है। तो यदि ट्यूनिंग अच्छी है तो उस ट्यूनिंग को कौन बताता है, उस ट्यूनिंग को बताता है क्वालिटी फैक्टर। कौन बताता है, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, कि भाई हमें एक टाइम में एक ही फ्रिक्वेंसी सुननी है। तो ज़्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी आ रही है या फिर ज़्यादा अच्छे से आप सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा है ना। वो सारी फ्रिक्वेंसी को रिसीव करके एक ही फ्रिक्वेंसी को आपको सुनाएगा, एक ही को सेलेक्ट करके। तो क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा सर Q इक्वल्स टू, आप या तो लिख सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, या फिर आप लिख सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, ये लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये आप लिख सकते हैं। तो ये सारा चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके अलावा इसी जनरेटर की यदि मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसी जनरेटर जो है वो किस पर बेस्ड होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स। एसी जनरेटर जो बेस्ड होता है बेटा, एसी जनरेटर किस पर बेस्ड होता है, EMI पर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ठीक है। और एसी जनरेटर के अंदर बेटा अपन किसी कोयल को
घुमाते हैं और उसके अंदर फ्लक्स चेंज करवाते हैं, तो आपको पता है फ्लक्स चेंज होगा उस कॉइल से एसोसिएटेड, तो उसमें क्या हो जाता है ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो उस एसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और बेटा ई नॉट जो है ना वो पीक वैल्यू है होती है उस वोल्टेज की, और उसकी वैल्यू होती है एन बी ए ओमेगा। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉइल, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब एरिया, और ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा का मतलब क्या बेटा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो सारे बच्चे ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट यदि अपन बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर को भी ध्यान रखना बेटा। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन पर। इसमें क्या होता है, दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल दूसरा सेकेंडरी कॉइल। इसमें अपन एक कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है बेटा, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है पहला, तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें आउटपुट वोल्टेज होता है सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है अपॉन में प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इक्वल्स टू होता है करंट इन प्राइमरी कॉइल अपॉन में करंट इन सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर ध्यान रखना करंट और वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मान लो कि आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो आपको सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखने पड़ेंगे, यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, आशा ऐसी मैं करता हूँ। आपको मेरी तरफ से मैंने पूरा बेस्ट दिया है बेटा। आपको ये फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एम्स का उम्मीद प्लस बैच चल रहा है और ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। 7वां चैप्टर है ये बेटा, फर्स्ट बुक खत्म होने वाली है, एक चैप्टर और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। 12th कंप्लीट करवा दूंगा बेटा आपकी पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, बस कमेंट करें कैसी लग रही है सीरीज़, कैसी लग रही है क्लासें, और 11th भी करवानी है तो वो भी कमेंट ज़रूर करें आप। ठीक है, क्लासें कैसी लग रही है, सीरीज़ कैसी लग रही है, कुछ चीज़ें जो आपको और करनी है जैसे मॉडर्न फिजिक्स करनी है तो वो भी कमेंट करें। को बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है वैसे, मॉडर्न फिजिक्स करवाइए सर, ऑप्टिक्स करवाइए, चिंता ना करें सारी करेंगे। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वो करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, वो सब कुछ पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आता है। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चा पाड़ी।